ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप जैसे ही एंटर करते हैं, चार मूर्ति चौक से एक मूर्ति चौक तक के स्ट्रेच में एक नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप किसी ग्लोबल सिटी में आ गए हों। आमतौर पर देश की तंग गलियों, टूटी सड़कों और बेतरतीब बने खंडहर इमारतों से कुछ अलग नजारा देखकर आप खो सकते हैं यहां के स्काईलाइन में, उन चमकती स्काई राइज बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स में जो इस्तेहार हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के और साथ में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के। लेकिन यह कहानी रियल एस्टेट के ग्रोथ की नहीं है, और ना ही हम बात करने जा रहे हैं शहरों के प्लान डेवलपमेंट और अनप्लान डेवलपमेंट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। मेरी यह कहानी यूं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की नहीं है, यह कोई दिल्ली एनसीआर की भी कहानी नहीं है, और ना ही है यह कोई प्रॉपर्टी मार्केट की प्रमोशनल कहानी। यह कहानी है महानगरों की गगनचुंबी इमारतों के बीच आम जिंदगी की, वेल्थ के इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई की, देश में खत्म हो चुके मिडिल क्लास की, और एक ऐसे अर्थव्यवस्था की जो समाजशास्त्र तो क्या, अर्थशास्त्र के भी मूलभूत सिद्धांतों के ही खिलाफ है। और ऐसे में बन रहे शहरों के गगनचुंबी इमारतों और मॉल्स मल्टीप्लेक्स की कहानियां आपको भी मिल जाएंगी देश के हर उस शहर में जो माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन की दौड़ में शामिल है। यह है एक ऐसे रियल एस्टेट ग्रोथ की कहानी जिसके पीछे छिपी हैं कई कहानियां आम जिंदगी की, उस आम जिंदगी की जद्दोजहद की, और उससे भी ज्यादा उस अर्थव्यवस्था की जिसका कि देश के आम नागरिकों से कोई वास्ता ही नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को यहां पर मैं सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर एक केस स्टडी के लिए ले रहा हूं, और आप इसे अपने शहर के हिसाब से विजुअलाइज कर सकते हैं अगर आपके भी शहर में हो रहा है माइग्रेशन और रियल एस्टेट का ग्रोथ। जितना भी मेरा तजुर्बा है देश के टॉप टियर शहरों में घूमने का, मुझे ऐसी कहानियां हर जगह ही मिल जाती हैं, और दुनिया के कई दूसरे विकसित शहरों को जो मैंने देख रखा है वहां से मैं लगता हूं कंपैरिजन करने कि आखिर क्यों ऐसी स्काई राइज बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स बनाकर भी दुनिया के सारे ही विकसित देशों से हम अलग हैं, बहुत पीछे हैं। दरअसल यह सिर्फ रियल एस्टेट के अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की कहानी नहीं है, कहानी है देश के अर्थव्यवस्था की, और एक ऐसे लॉपसाइडेड ग्रोथ की जो अर्थशास्त्र से भी ज्यादा हमारे समाजशास्त्र पर सवाल उठा रहा है। और सवाल यह है कि डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट एंड फॉर हुज बेनिफिट, किसके लिए है यह जगमगाती दुनिया और किसकी कीमत पर है। जब हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति से एक मूर्ति तक ड्राइव करते हैं तो जहां एक तरफ आपको बड़े बड़े आलीशान मॉल्स दिखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिखती है हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब कि पूरे शहर का ही एक मॉडर्न डेवलप्ड सिटी का लुक। रात के वक्त तो यह नजारा और भी दिलचस्प हो जाता है जब पूरा शहर ही जैसे रोशनी की चकाचौंध में दुबई, सिंगापुर या शंघाई की झलक दिखाता है। लेकिन क्या यह वाकई पूरे शहर की कहानी है, या फिर इस चकाचौंध के पीछे छुपा है वो सच जो कोई देखना ही नहीं चाहता है, जिस पर बात करना भी डाउन मार्केट और लो क्लास माना जाता है। मैं आमतौर पर बात करता हूं बिल्डर्स से, इन ऊंची इमारतों में रहने वालों से, और इन मॉल्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के इन्वेस्टर्स से। इन सब से बात करके मैं समझना चाहता हूं कि क्या है उनका नजरिया शहर के ऐसे ऊंचे बिल्डिंग्स और स्काई लाइन को लेकर। क्यों टेम्प्टेड हुए वो यहां अपना पैसा लगाने को, क्या सोचते हैं वो यहां की लाइफस्टाइल को लेकर। और फिर यहीं से मुझे दिखने लगता है एक ऐसी सामाजिक गहरी खाई जिसका कि किसी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में कहीं कोई जिक्र भी नहीं हो सकता है। आमतौर पर मैंने अभी जिन लोगों का जिक्र किया उनका यहां मानना है कि यह शहर का ब्यूटिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन इन बिल्डिंग्स के पीछे बसी आबादी एक समस्या है। जी, आबादी। आबादी से है इनका मतलब दिखती हुई गरीबी, जो शायद मखमल पर टाट का पैबंद दिखता है इन्हें। आबादी से आमतौर पर इनका मतलब है वो गांव और वहां रहने वाले वो पुराने वाशिंदे जो इन बिल्डिंग्स के ठीक पीछे ही रहते हैं। वैसे यह शहर की स्काईलाइन जिस जमीन पर बदली है वो कभी उनकी ही हुआ करती थी, लेकिन आज ये गरीब हैं, और इन्हीं के गरीबी के बीच बसी है झुग्गी झोपड़ी भी। इन ऊंची बिल्डिंग्स में रहने वालों का मानना है कि यह आबादी यहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा यहां एक बुनियादी सवाल है, शहर की स्काईलाइन के बीच 4 कदम की दूरी पर झुग्गी नहीं होनी चाहिए,
या फिर गरीब ही नहीं होने चाहिए। आपकी परेशानी शहर के सिविक और म्यूनिसिपल इशूज से है या गरीबों के पड़ोस में रहने से, और दोनों सोच के बीच एक बुनियादी अंतर है। बात यहां सिर्फ शहरों के बढ़ते फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही नहीं है। इंडिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राइवर, मेड, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सब का इनपुट कॉस्ट दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से कम है। और इसकी वजह है यही आबादी, जिस पर आज सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। अगर शहर की मॉडर्न ऊंची बिल्डिंग्स के बीच वहीं पड़ोस में गांव और गरीब नहीं होंगे, तो क्या आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट वही रहेगा जो आज है? एक 40 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके आने वाला ड्राइवर, मेड, और वो भी ऐसे शहर में जहां की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लचर तो क्या नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका कॉस्ट आपको बियर नहीं करना पड़ेगा? दरअसल समस्या आबादी की है ही नहीं, समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है, उस तेज रफ्तार अर्बनाइजेशन और रियल एस्टेट ग्रोथ की है जिसके लिए शहर सिविक और प्रशासनिक तौर पर तैयार ही नहीं था। और कौन है वो लोग जो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में और इन शॉपिंग मॉल्स और कॉमर्शियल स्पेसेज में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिन्हें की तकलीफ हो रही है इन गगनचुंबी इमारतों के साथ गांव की गरीब आबादी से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा या किसी भी टॉप टियर शहर की लोकल इकोनॉमी में है भी क्या इतनी परचेज पावर जो बिक रही है इतनी महंगी प्रॉपर्टी? क्या माइग्रेंट पॉपुलेशन के पास इतनी अच्छी सैलरी वाले जॉब्स हैं कि वो खरीद सकें यहां पर प्रॉपर्टी? कौन है खरीदार और किसका पैसा पार्क हो रहा है यहां के रियल एस्टेट में? यह कोई नई बात तो है नहीं कि देश का रियल एस्टेट काले धन को पार्क करने का अड्डा है और इसलिए प्रॉपर्टी महंगी होती ही चली जा रही है, जबकि आम लोगों के पास परचेज पावर तो है नहीं। आबादी और गरीबी से निकलकर तो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है नहीं, ज्यादातर के पास हैसियत ही नहीं है, और जिनके पास है भी ऐसी हैसियत वो गांव से निकलकर यहां के सोसाइटी में खुद को फिट नहीं पाते हैं। तो क्या पूरा रियल एस्टेट ही काले धन के भरोसे चल रहा है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। कहां है देश का मिडिल क्लास जो प्रॉपर्टी का मेन डिमांड ड्राइवर हुआ करता था? किसी भी देश में अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के बीच मिडिल क्लास ही प्रॉपर्टी का रियल डिमांड ड्राइवर होता है। और कहां है इंडिया का मिडिल क्लास जो खरीदे इन महंगे मॉडर्न बिल्डिंग्स में प्रॉपर्टी? और यही है कहानी अमीर इन्वेस्टर्स और गरीब आबादी के बीच एक बहुत बड़े फासले का। बात अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की करें तो यहां की सालाना आमदनी है लोगों की कोई 10 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है कि इस कमाई से कोई इतनी महंगी प्रॉपर्टी तो खरीद सकता ही नहीं है, क्योंकि यहां एक एवरेज अपार्टमेंट भी 1 करोड़ से कम में है ही नहीं। और जो लोग एक अदद घर खरीदना भी अफोर्ड नहीं ही कर सकते हैं, वो क्या ही खरीदेंगे और करेंगे इन्वेस्टमेंट किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में? दरअसल इंडिया में मिडिल क्लास अब एग्जिस्ट ही कहां करता है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद जिस कंजम्पशन क्लास वाले मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ था और जो 2005 के बाद से प्रॉपर्टी मार्केट का मेजर डिमांड ड्राइवर बना था, वो 2014 के बाद के क्रोनी कैपिटलिज्म के बाद सिमटता चला गया और कोविड के बाद तो जैसे खत्म ही हो गया। देश में मिडिल क्लास के खत्म होने को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया हुआ है और कई दूसरे यूट्यूब चैनल्स के पॉडकास्ट पर भी मैंने इसको लेकर बात की है, आप वो सब सर्च करके देख सकते हैं। तो फिर कौन खरीद रहा है इन बड़े शहरों में प्रॉपर्टी? क्या सिर्फ अमीर ही खरीद रहे हैं और अपना काला धन पार्क कर रहे हैं? नहीं, आज देश में 3 क्लास रह गए हैं। रिच, जो कि देश में महज 0.2% लोग हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्लास, जो 5 किलो सरकारी राशन पर आश्रित है, और इनके बीच है एक रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास जो खुद को मिडिल क्लास समझ रहा है। क्या है मिडिल क्लास होने की परिभाषा देश में? ऐसी कोई परिभाषा है भी? मिडिल क्लास आमतौर पर किसी भी देश में वो लोग होते हैं जो देश के पर कैपिटा इनकम के 75% से 200% तक की सालाना कमाई वाले होते हैं। अब इंडिया का पर कैपिटा इनकम है महज $2800, यानी कि कोई 2.5 लाख रुपए सालाना। तो क्या 1,75,000 से 5 लाख सालाना की कमाई वाले को हम मिडिल क्लास कह सकते हैं? क्या इस कमाई में उसके पास है भी कोई परचेज पावर? इस देश में मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जो पब्लिक परसेप्शन में है मिडिल क्लास, वो दरअसल महज एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, न कि फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट। मसलन कि एक ऑफिस में 25,000 कमाने वाला इंसान उसी ऑफिस में कैब ड्राइवर जिसकी कमाई कोई 35,000 रुपए महीना है,
उसके मुकाबले कम कमाई पर भी वो मिडिल क्लास समझा जाएगा, और कैब ड्राइवर ज्यादा कमाई पर भी पुअर क्लास, क्योंकि सोशल हायरार्की में 25,000 कमाने वाला भी ऊपर है और वो व्हाइट कॉलर जॉब में है, जबकि कैब ड्राइवर ब्लू कॉलर जॉब में है। और रिच क्लास के बाद ये रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास ही है जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी इन शहरों में, और इसे भी है समस्या पुअर क्लास से, गगनचुंबी इमारतों के बीच गांव की आबादी से। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट में मिडिल क्लास नहीं है और इसके पास परचेज पावर भी नहीं है, तो फिर कैसे खरीद रहा है ये प्रॉपर्टी शहरों में? और यहीं पर इंडिया के अर्बनाइजेशन की इस अंधी रैट रेस में रियल एस्टेट काफी अनरियल नजर आता है। यह पूरा रियल एस्टेट का बायर प्रोफाइल दरअसल डेट ड्रिवन इकोनॉमी है। यह रिलेटिव पॉवर्टी के क्लास के हैसियत से बढ़कर लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने की कहानी है। इंडिया में आम प्रॉपर्टी बायर का ईएमआई टू सैलरी रेशियो आज 65% से ऊपर चला गया है। जी सही सुना आपने, यह तो है सिर्फ लोन का ईएमआई और इसके ऊपर मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे अलग से। दरअसल अब प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी के लिए बंधे हुए मजदूर हैं। एक ऐसा मजदूर जो करता है कई कॉम्प्रोमाइज, खुशियां कुर्बान कर देता है महज उस एक घर के ईएमआई को चुकाने के लिए। लेकिन लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने से भी ज्यादा भयावह रिलेटिव पॉवर्टी वाले क्लास के घर खरीदने का एक और सच है, और वो ये कि इस हाई एंड मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स के चकाचौंध में कुछ लोग अपनी पुश्तैनी गांव की जमीन बेचकर यहां खरीद रहे हैं घर। माफ कीजिएगा, ये घर नहीं है, ये तो महज अपार्टमेंट है, और दोनों में फर्क होता है। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के इस अंधे दौड़ में लोग ये भूल रहे हैं कि आपके गांव, आपके छोटे शहर में ऐसी स्काई राइज बिल्डिंग्स भले ना हो, मॉल्स मल्टीप्लेक्स भले ही ना हो, लेकिन सुकून बहुत सारा है। इस टॉपिक पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अंत में मेरा सबसे बड़ा सवाल, कौन जीत रहा है इस खेल में? अमीरों के पैसा पार्क करने की कहानी अलग है, और वो तो हर खेल में जीतने वाले खिलाड़ी ही होते हैं। लेकिन आपसे मेरा मतलब है रिलेटिव पॉवर्टी का वो क्लास जो या तो कर्ज में डूबकर प्रॉपर्टी खरीद रहा है या फिर अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर। आप जैसे प्रॉपर्टी बायर तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं ऐसे रिग्ड फाइनेंशियल सिस्टम में। और सच तो यह है कि आपके कॉस्ट पर सारा सिस्टम ही जीत रहा है। सरकार की जीत है जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी, बैंक की जीत है प्रॉपर्टी लोन का इंटरेस्ट, ब्रोकर की जीत है उसका कमीशन, और बिल्डर तो खैर है ही सबसे बड़ा विजेता इस पूरे खेल का। प्रॉपर्टी खरीदना या ना खरीदना यह आपका व्यक्तिगत फैसला है। कर्ज में डूबी जिंदगी या फिर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की जिंदगी, यह भी आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन कोई भी चॉइस एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, और मेरा फर्ज है आपको रखना वेल इन्फॉर्म्ड। इसलिए मेरी बातों पर एक बार सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।